नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही नाम है और इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H8O6। ठीक है, C6H8O6 और टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ केफ का वैल्यू गिवन है। अब देखो बोल रहा है कि यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा, और एसिटिक एसिड यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, एसिटिक एसिड। जैसे देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड को क्या किया जा रहा है, डिजोल्व किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूट ये है, ये ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे एसिटिक एसिड, तो ऐसा करने से एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड में डिजोल्व करने से जो एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हो जा रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से घट जा रहा है, इतना से। मतलब अगर देखा जाए तो क्या गिवन है हमारा, डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा TF। ठीक है, डेल्टा TF का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, पहले मान लो एसिटिक एसिड का कुछ अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट मतलब उसका वैल्यू सेम ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बोला जाता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता हो, और मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा लेकिन सेम ही टेम्परेचर होगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोलेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सेम ही होता है। तब यहाँ पर आप सोचो, बोल रहा है कि पहले एसिटिक एसिड का सपोज कुछ अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, जब उसमें एस्कॉर्बिक एसिड को डिसॉल्व किया गया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना घट गया। तो वही होता है ना डेल्टा TF, कितना चेंज हुआ सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद, कितना मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंजेज आया। तो इसका मतलब डेल्टा TF गिवन है यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखो और क्या गिवन है, वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये पता होना चाहिए। ये गिवन है हमारा 75 ग्राम। ठीक है, अब यहां से अब एस्कॉर्बिक एसिड का मोलेकुलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला है C6H8O6। आप इसका मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कार्बन 6 है तो 6 इंटू एक कार्बन आइटम का मास कितना होता है, 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू एक ऑक्सीजन के आइटम का मास कितना होता है, बोलो 16। आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 76 प्लस 8 प्लस कितना आएगा इसका मास, 176। 176 नहीं आएगा, 6 और 6 12, 12 और 20 तो 18, 180 ग्राम। ठीक है, देख लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। 12 इंटू 6, हाँ यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू आएगा 176। ठीक है, यहाँ मिस्टेक था, 12 इंटू 6 के पास 72। तो यहाँ से मोलेकुलर वेट निकल गया एस्कॉर्बिक एसिड का, और वेट ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, और डेल्टा TF पता है। अब यहाँ पर और कुछ गिवन है नहीं, अब कुछ नहीं दिया हुआ। आप
यहाँ एसिटिक एसिड का वेट दिया है। अब फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, हमको क्या निकालना है, क्या मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड क्या है हमारा, सॉल्यूट। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सॉल्यूट होता है, हमें पता है, और सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो क्या है, एसिटिक एसिड, और सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, एस्कॉर्बिक एसिड का हमें मास निकालना है। मतलब अगर ध्यान से देखो तो जो हम फॉर्मूला में इसको बी मानते थे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट को ही मानते थे, जब फॉर्मूला बताए थे तब, तो यानी कि सीधे सीधे अगर देखा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा ना, कितना ऐड किया जा रहा है। तो आप यहां से फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलालिटी एम। अब यहां पर आप के एफ, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केजी में ही रखना, अगर केजी में नहीं रखो, ग्राम में गिवन है तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर और आगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। फॉर्मूला वहां पर बताए थे ये सब। अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और के एफ भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, के एफ भी है यहाँ पर। और वैल्यू रख दो, डेल्टा टी एफ का वैल्यू है 1.5, के एफ का वैल्यू कितना है 3.9 इंटू ये वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें निकालना ही है, इंटू 1000। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, सॉल्यूट हमारा यहाँ पर यही है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मोलिकुलर मास 176 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट गिवन है 75 ग्राम, ग्राम में रखें क्योंकि ऑलरेडी 1000 सुपर मल्टीप्लाई किया, 1000 आया कहाँ से, अगर ग्राम यहाँ था तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो वही 1000 ऊपर चला गया, तो हमने पहले ही 1000 ऊपर ले लिया है, और यहाँ पर सॉल्वेंट का मास ग्राम में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से वेट निकाल लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 इंटू 75 इंटू 1.5 डिवाइडेड 3.9 इंटू 1000। आप इसको कट करिए और वेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, खत्म, क्योंकि इसके बाद भी 1 डिजिट है, इसके बाद भी 1 डिजिट है, तो सिंपली पॉइंट हम हटा सकते हैं। अब यहाँ से 340 होगा, 25 से कट करिए, 3 आएगा नीचे 40, फिर आप इसको 3 से करिए तो कितना आ जाएगा 13, और कट होगा 5 से 3 बार में, और ये 5 से 8। ठीक है, अब आप इसको और आगे जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.07। तो जब ये आंसर हमारा हो गया, यही होगा मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का इतना मास अगर एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass this in 440 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमें पता होना चाहिए। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से हम लोग डिनोट करते हैं। पाई इक्वल टू होता है MRT। एम यहाँ पर क्या है? मोलारिटी। हम बताए थे पाई इक्वल टू CRT। सी मतलब वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम लोग कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? मोलारिटी। और बाकी में क्या लेते हैं? मोलालिटी। तो अब यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मोलारिटी क्या होता है? N/V, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। तो यहाँ पर N/V लिख सकते हैं, R और T। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर पॉलीमर दिया हुआ है। पॉलीमर ये हमारा क्या है? यहाँ पर पॉलीमर का मोलर मास गिवन है और यहाँ पर टेम्परेचर T इक्वल टू क्या है? जो गिवन है उसको आप लिख लो। टेम्परेचर T इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 37 को 273 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 310 केल्विन। ठीक है, कितना आ जाएगा? और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? 440 ml। आप इसको लीटर में चेंज कर लो। आप इसको वॉल्यूम को लीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 0.45 लीटर। मोलर मास, पॉलीमर का मोलर मास कितना है? पॉलीमर का मोलर मास, मोलर मास पॉलीमर का कितना है? यहाँ पर 18500 इतना ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पॉलीमर क्या है? सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ गिवन है? हाँ, वेट ऑफ पॉलीमर है। पॉलीमर का वेट कितना गिवन है? 1 ग्राम। अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू इसमें रख देना है और पाई का वैल्यू आ जाएगा। पाई इक्वल टू एम क्या होगा? वेट बाई मोलर वेट। तो 1 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा? 18500। ठीक है, ग्राम पर मोल इनटू। अब यहाँ पर वॉल्यूम को आप यहाँ लिख सकते हो कितना? 0.45 लीटर। आर का वैल्यू पास्कल में लेना है तो 8.314 इंटू 10⁻³ होता है 3 पास्कल। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। पास्कल पर मोल पर केल्विन लीटर। ठीक है, ये वैल्यू होता है। अब यहाँ पर इनटू टी का वैल्यू कितना है? 310 केल्विन। अब यहाँ से बस कट कर दो और जो वैल्यू आएगा वो पाई का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब पहले ऐसा करो, ग्राम से ग्राम को कट कर दो, लीटर से लीटर को कट करो। ये पर केल्विन और केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल और ये पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगा देखो सिर्फ पास्कल यूनिट बच गया तो पास्कल में वैल्यू आएगा। तो पाई का वैल्यू आ जाएगा। आप इसको जब कट करोगे 3 यहाँ पर 30 है और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप पॉइंट को हटाते हो तो यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ से अगर पॉइंट को आप अगर हटाते हो तो इधर में आ जाएगा 100। फिर यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट और ये फिर 1 0 और 1 0 और कैंसिल आउट। अब आप ये वैल्यू है आपके पास ऊपर में डिनोमिनेटर में और 31 उसको मल्टीप्लाई करिए, या फिर अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई करके फिर इसको आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 30.96 पास्कल। तो हमारा ऑस्मोटिक। तो ये हमारा रहा 4th क्वेश्चन इन टेक्स्ट का। बाकी क्वेश्चन इसमें और भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में, उसके सॉल्यूशन है तो आप वहाँ से
हेल्प लेकर के आप उसको ट्राई करना, वही होमवर्क है, ठीक है, वही हमारा होमवर्क में रहेगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी, एग्जाम्पल सॉल्यूशन चैप्टर का जो भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आप एचडब्ल्यू में बनाइए। हर लेक्चर के लिए एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू, ठीक है। अब यहीं पर रोकते हैं, अब अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताने से पहले एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मोल पर ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate. इस क्वेश्चन में हमें दो चीज कैलकुलेट करना है। दो पार्ट है क्वेश्चन का। एक पार्ट में बोल रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू निकालिए, वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करिए। और इसका सेकेंड पार्ट है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पर एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के लिए हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो यहां पर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व्ड है वो गिवन है, ठीक है। ये पार्ट गिवन है। अगर हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ले, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर निकाल ले तो फिर हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इट मीन्स डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? केएफ इंटू मोलालिटी, ये चाहिए। ये अगर हम निकाल लें, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, उसमें ऑलरेडी क्या है? आई। जब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं उसमें आई मल्टीप्लाई होता है। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब निकालते हैं, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जब वैल्यू निकालते हैं तो उसमें आई मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो अब यहाँ पर डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो उसके लिए केएफ का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर। तो वाटर के लिए केएफ का वैल्यू हमें पता है कितना होता है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो ये तो पता है। अब हमको यहाँ मोलालिटी अगर निकल जाए, मोलालिटी अगर हम फाइंड आउट कर ले यहाँ पर, तो अगर मोलालिटी पता चल जाए तो डेल्टा टीएफ मतलब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको मालूम चल जाएगा। और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। तब क्वेश्चन आता है कि मोलालिटी कैसे निकालेंगे। तो मोलालिटी निकालने के लिए हमें एसिटिक एसिड का क्या चाहिए? मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नहीं इन केजी। तो हमको सॉल्यूट का मोल्स चाहिए ना। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड। सॉल्यूट हमारा यहाँ पर क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मोल्स निकालना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड के मोल्स निकालने के लिए देखो क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है। तो एसिटिक एसिड का मोल अगर निकालना हो तो हमें एसिटिक एसिड का मास चाहिए और मोलिकुलर मास चाहिए। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास तो इतना 60 ml, ये तो आप फार्मूला से निकाल सकते हो। तो मोलिकुलर मास तो एसिटिक एसिड का निकल गया, बट मास कैसे निकालेंगे एसिटिक एसिड का? तो मास निकालने के लिए हमें एसिटिक एसिड का क्या गिवन है? डेंसिटी। और हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का वॉल्यूम भी दिया हुआ है और डेंसिटी
वॉल्यूम भी गिवन है और डेंसिटी, यहाँ वॉल्यूम है 0.6 ml और डेंसिटी हमारे कितना है एसिटिक एसिड का 1.06 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ वॉल्यूम का वैल्यू रख दो तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, मास निकल जाएगा कितना 0.636 ग्राम। अब यहाँ से आप एसिटिक एसिड का मोल्स निकाल सकते हैं, कितना होता है मास बाई मोलर मास। तो मास यहाँ से इतना ग्राम आया, मोलिकुलर मास 60 ग्राम। आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्या होता है CH3COOH, आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना। कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितना है 3 और यहाँ पर एक है तो 4, तो 4 into 1 प्लस कार्बन एक और है तो आप फिर से 12 ऐड करोगे, फिर 16 into 2। अब आप इसको निकालोगे तो आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हो। यहाँ से जब एसिटिक एसिड का मोल्स निकाला गया तो इतना है 0.0106, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो अब हमको मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो हम लोग निकाल चुके हैं इतना। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इसमें गिवन है नहीं, सॉल्वेंट वाटर है लेकिन उसका वेट गिवन नहीं है, तो नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर उसका वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अब आप देखिए, आप ये पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होता है 1 ग्राम ml। कितना होता है 1 ग्राम ml। तो यहाँ से फिर वही काम करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए भी फिर हम यहाँ पर यही डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वहाँ पर एसिटिक एसिड का डेंसिटी गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, तो मास निकाले और उसके बाद मोल्स निकाल लिए। अब यहाँ पर वेट निकालना है यानी कि मास निकालना है सॉल्वेंट का, तो फिर से डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, याद होना चाहिए 1 ग्राम ml होता है वाटर का डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पर डेंसिटी कितना हो गया वाटर का 1 ग्राम ml और मास तो निकालना हमें, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ पर रख दिया गया। अब यहाँ से मास निकाला गया तो दिस इंटू दिस, यानी 1000 ग्राम मास आ गया किसका, वाटर का। 1000 ग्राम मास वाटर का आ गया। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1 kg। इट मीन्स यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का वेट कितना हो गया 1 kg। तो यहाँ पर मोलालिटी निकल गया, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो इतना आ गया हमारा मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या हो गया, मोलालिटी क्या होता है मोल्स पर केजी। तो मोलालिटी निकल गया। जैसे ही मोलालिटी निकला उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, डेल्टा टीएफ निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा, कैलकुलेटेड मीन्स वहां पर हम लोग एसोसिएशन डिसोसिएशन काउंट नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो नॉर्मल फार्मूला होता है उससे। जब ऑब्जर्व की बात करें तो वो होता है एक्सपेरिमेंटली, और वहां पर यहाँ चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर आई को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का मतलब जहां भी कैलकुलेटेड बोले तो इट मीन्स वहां पर हमको एसोसिएशन डिसोसिएशन काउंट नहीं करना है। ऑब्जर्व्ड बोलता है उस समय हमें आई का वैल्यू लेना होता है। अब यहाँ से आप डेल्टा टीएफ निकालिए KF इंटू एम, तो KF का वैल्यू होता है 1.86। हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है, बट गिवन होता है, ठीक है। नहीं है तो वाटर के लिए तो कम से कम आपको याद रखना ही चाहिए 1.86 मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KF इंटू दिस। अब यहाँ देख सकते हैं केजी कैंसिल आउट, मोल कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गया इतना केल्विन। अब देखो यहाँ पर डिप्रेशन, यहाँ पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो वैल्यू आया वो केल्विन में। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो चेंज आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर चूंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो उसको आप डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू रख दो, ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर और ये वैल्यू हम निकाले। अब यहाँ पर तुम के रखो या डिग्री सेल्सियस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक चेंज इन टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर में केल्विन में वैल्यू और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू सेम ही आएगा। तो आप यहाँ से आई का वैल्यू हमारा आ गया 1.041, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है,
एसिड का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, इसीलिए तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू तो निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आई का वैल्यू बस ये फार्मूला हमको लगाना था, और ये वैल्यू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ऑब्जर्व वैल्यू उसका दिया हुआ है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमको निकालना था। कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए केएफ इंटू एम चाहिए था, केएफ का वैल्यू इतना होता है। मोलालिटी हमको निकालना था, तो मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग क्या किए, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका भी मोल्स नहीं थे गिवन था और इसका वेट नहीं गिवन था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पर 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ था और डेंसिटी हमें पता है कि वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर आप डेंसिटी का वैल्यू रखिए और यहाँ से इसका वेट निकल गया सॉल्वेंट का। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, तो इसके लिए हमें एसिटिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो फिर से अगेन वही रिलेशन लगाओ, D = m/v, एसिटिक एसिड के लिए भी तो D गिवन है, V गिवन है, तो यहाँ से एसिटिक एसिड का मास निकला। जब मास एसिटिक एसिड का निकल गया तो आप मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। एसिटिक एसिड का क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास, तो मास इतना, मोलिकुलर मास 60, तो यहाँ से मोल्स निकल गया। मोलालिटी जैसे ही निकला उसके बाद डेल्टा टी, फिर आई का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपका इस फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का जो है के से इसको डिनोट करते हैं और के का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो इसका के का वैल्यू निकालना है। तो देखो एट t = 0 इनिशियली इसका कितना मोल है, n मोल हम लोग निकाले थे ना, तो n उस समय ये कितना होगा 0 0 डिसोसिएशन से पहले। एट फाइनली एट t = t पर, t = t पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा n × 1 - अल्फा, यहाँ पर n अल्फा और यहाँ पर n अल्फा। ये कैसे आता है, देखो जब हम लोग जब स्टार्टिंग में बताए थे तो उस समय यहाँ पर हम 1 लेकर के बताए थे। ठीक है, इसी में मान लो इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में हम बताए थे एसिटिक एसिड का मान लो डिसोसिएशन हो रहा, और स्टार्टिंग में अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो बिफोर डिसोसिएशन 0 0, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 - अल्फा आफ्टर टाइम t = t पर कितना अमाउंट इसका डिसोसिएट हो गया, अल्फा। बचा कितना, 1 - अल्फा। टोटल 1 था, उसमें से अल्फा क्या किए, माइनस कर दिए, और यहाँ पर ये कितना बने, अल्फा मिलेगा और ये भी अल्फा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 मोल अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो ये भी 1 मोल मिलता है, ये भी 1 मोल। तो इसका मतलब अगर n मोल इसका डिसोसिएट होगा तो n मोल, तो ये भी n मोल मिलेगा, ये भी n मोल मिलेगा। इसका मतलब ये सभी में n से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एसिटिक एसिड का मोल 1 नहीं लेने के लिए बोल रहा है, हमको एसिटिक एसिड का मोल गिवन है कितना, n का वैल्यू हम लोग निकाले थे, उसको हम n यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, वो वैल्यू आया था हमारा कितना, 0.0106, ये था मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर 1 रखेंगे तब तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ पर एसिड का मोल अगर गिवन हो क्वेश्चन में, तो उससे सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना। तब इसी वैल्यू को अगर हम n अगर माने हैं, इसको हटाओ, इतना बड़ा वैल्यू बार बार लिखना नहीं है, n लास्ट में रखेंगे वैल्यू, तो अब सभी में क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना इसमें। अब यहाँ से आप k का फॉर्मूला होता है, k निकालने का फॉर्मूला होता है, जब भी k का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखो ये जो टाइम t = 2 फाइनली जो कंसंट्रेशन है सभी का वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना हो गया, H+ का n अल्फा और इसका n अल्फा, और रिएक्टेंट का कितना आ गया
एट टाइम t इक्वल टू टी पर ही हमको कंसंट्रेशन लेना होता है। n इनिशियली का 0 0 है तो वहां पर लेने से क्या फायदा, 1 माइनस अल्फा। अब इसको अगर आप करते हो n से यहाँ पर n कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू कितना जाएगा, n अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। n का वैल्यू हमें पता है, n का वैल्यू पता है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए यहाँ पर आप 1 टू फैक्टर i वाला फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन n। अब यहाँ से सभी में n है तो यहाँ से अगर n आप कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और n यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब i का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में कितना आया था, उस i को यहाँ पर रख दो। i का वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हो कितना, 1.041 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.041 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हमारा आ गया 0.041। अब अल्फा का वैल्यू और n का वैल्यू यहाँ पर आप रखिए, k का वैल्यू आ जाएगा 0.0106 इंटू 0.4041 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू इसका आएगा 1.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड आ जाएगा। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना था, अगर 1 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, 1 0 0, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा फिर अल्फा अल्फा, लेकिन उसी में अगर n मोल दे दे तो सभी में n से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ। ठीक है, तो यहीं पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए।